जब मेरी शादी हुई तो मैं 34 साल की थी। मेरी उम्र बढ़ गई थी। सब अजीब नज़रों से देख रहे थे कि दुल्हन बुढ़ी है, मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन मैं दुल्हन बनी बड़ी खुश थी। ख्वाब भी सजा लिए थे। मैं दुल्हन के रूप में सच्ची ससुराल आ गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ तो खुशी का कोई माहौल ही नहीं था। मेहमान विदाई के बाद भी शायद अपने अपने घर को जा चुके थे। मेरे एहसास मंद पड़ने लगे थे। मेरी सास ने मुझे खामोशी से ले जाकर मेरे कमरे में बैठा दिया। ना कोई रस्म की, ना कोई स्वागत किया। ऐसा मालूम होता था जैसे ज़बरदस्ती की शादी हो। मैंने कमरे में कदम रखा तो मेरा दिल बहुत बुरा होने लगा, क्योंकि कमरा भी बिल्कुल सादा था, जैसे इन्हें नई दुल्हन के आने की खुशी न हो। मेरी सास ने मुझे बेड के बीच में बिठा दिया और कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना बना भिजवा देती हूँ। मैंने सास को मना कर दिया। तब मेरी सास मेरे पास बैठी मुझे देखने लगी। वो बाहर से तो बहुत अच्छी थी, पर उनकी नज़रें बहुत अजीब थीं। मुझे घबराहट हो रही थी। फिर भी वो मुझसे बोली, बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा, लेकिन उनके मुंह से निकलने वाला अगला शब्द मुझे पल भर को परेशान कर गया। जब वह बोली, अल्लाह तुम्हारी खूबसूरती कायम रखे। उनकी बात पर मैं हैरान रह गई। उनके ये अल्फाज अजीब न थे, बल्कि लहजे और अंदाज भी अजीब थे। मैंने आमीन कह दिया। मुझे उनसे सवाल पूछना मुनासिब नहीं लगा। फिर भी वो मुझसे कुछ देर इधर उधर की बातें करके उठी और बोली, कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। फिर कमरे से बाहर निकल गई। मुझे जहाँ शादी की पहली रात इस कमरे में खूबसूरत एहसास का शिकार होकर खुश होना चाहिए था, वहीं मैं अजीब सी बेचैनी अपने अंदर महसूस कर रही थी। मेरी सास के जाने के कुछ ही देर बाद मेरी ननद मेरे कमरे में आई और मुझसे बातें करने लगी। वो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। मैं भी मुस्कुराकर उससे बात कर रही थी जब उसने मुझसे अजीब-गरीब बातें करना शुरू की, जिसे सुनते ही मेरा मिजाज पूरी तरह से ख़राब होने लगा। मुझे पल भर को यूँ लगा जैसे सब बदल जाएगा और शादी ये बहुत भयानक रूप धारण कर लेगी। मेरी ननद मुझसे बोली कि इतना मेकअप क्यों किया है। उसकी बात मुझे अजीब लगी, क्योंकि मेकअप तो दुल्हनों को ज़्यादा ही किया जाता है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब वो दोबारा बोली, उम्र क्या है आपकी, उसके सवाल पर मैं खामोश रही। मेरा दिल किया कि उसे पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दूँ। जब वो दोबारा बोली कि आपकी उम्र 34 साल की है, काफ़ी बड़ी है शादी के हिसाब से। वैसे अब तक शादी क्यों नहीं हुई थी? या कोई ऐब या बुराई थी आप में जो अब तक आपकी शादी नहीं हुई? उसका सवाल मुझे हथौड़े की तरह लग रहा था। दिल किया इससे पूछूं कि तुम्हारे भाई में क्या ऐब था जो अब तक उसकी शादी नहीं हुई, जबकि वो खुद मुझसे 1 साल बड़ा था। पर मैंने न पूछ सकी, इसलिए बस खामोश हो गई। जब वो बोली, चलिए छोड़िए, ये निकाह तो नसीब में होता है। जब अल्लाह ने लिखाया है, वैसे मेरे भाई को खूबसूरत औरत पसंद है, ना कि मेकअप से भरी हुई, वरना बदसूरत लड़की को तो वो भी नहीं लगाता। मैं उसकी बात पर बामुश्किल ज़ब्त किए हुए खामोश रही, और वो जो अपने भाई की इतनी पसंद बता रही थी, तो दिल में सवाल उठा कि उसके भाई को उसकी पसंद के मुताबिक अपनी बेटी देगा कौन। पर मैं खामोश रही। आज तो पहला दिन था। अगर आज ही कुछ कहा तो बदजुबान मंसूर हो जाऊंगी। जब वो मेरा जब तक आजमाने के लिए वापस बोली, मेरे भाई को बदसूरत लड़की पसंद नहीं। खैर, औरत जैसी भी हो, उसके हाथ में होता है शोहर को अपना दीवाना बना ले। उम्मीद करती हूँ आप भी कुछ ऐसा करोगे कि मेरा भाई आपका दीवाना हो जाए। यह कहकर वह मुस्कुराकर बाहर चली गई, जबकि मुझे अपने आगे की ज़िंदगी बहुत ख़राब नज़र आने लगी। मैंने दिमाग से सब कुछ झटक दिया। मैं अभी कमरे सीधी करके लेटी हुई थी कि जब अचानक से मेरा शौहर कमरे में आया, तो मैं चौंक कर फ़ौरन उठी। जब मेरा शौहर मेरे पास आया और बोला, ये सब क्या है, मैं उसके इस तरह पूछने पर परेशान हो गई। जब वो बोला, इतना मेकअप क्यों किया है, इतना मेकअप करके तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो। मेकअप करके तो कोई भी खूबसूरत लग सकता है। जाओ, जाकर फ़ौरन अपना मुँह धोकर आओ, साफ करो ये मेकअप। और अगर मेकअप उतारने के बाद भी तुम इतनी अच्छी नहीं लगी तो मैं तुम्हें फ़ौरन तलाक दे दूँगा। अपने शौहर की बातें सुनते ही मैं परेशान हो गई। मैं वैसे ही परेशान बैठी थी जब मेरे शौहर ने मुझे से कहा कि अब तक बैठी क्यों हो, जाओ, जाकर मुँह धोकर आओ। अपने शौहर के गुस्सा करने पर मैं फ़ौरन उठी और बाथरूम में चली गई। अंदर जाकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान खड़ी थी। अब मैं क्या करूँ? अगर मेरे शौहर को मेरी सूरत पसंद ना आई तो मेरी तलाक हो जाएगी। मैं बहुत परेशान थी। काफ़ी देर बाथरूम में से गुजरने के बाद मेरे दिल में दुआ करते हुए ज्वेलरी उतार कर कपड़े बदले और मुँह हाथ धोकर बाहर निकली, तो देखा मेरे शौहर सो चुका था। मैंने शुक्र का सांस लिया था कि आज रात गुजर जाए, कल तो मेरी माँ आ जाएगी तो वह मामला संभाल लेगी। मैं बिल्कुल धीरे से बेड पर शौहर के साथ बराबर में लेट गई। लेकिन अभी कुछ देर ही गुजरी थी जब मेरे शौहर, मेरा नाम अलका है, मेरी उम्र 34 साल है, मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मम्मी है, और जो अक्सर बीमार रहती थी वो दिल की मरीज़ है। मैं जब
छोटी तब मेरे पापा की मौत हो गई। मेरे पापा कारोबारी इंसान थे, मेरी मम्मी घरेलू थे। पापा के गुजर जाने के बाद मम्मी कारोबार ना संभाल सके, इसलिए पापा को कारोबार ख़त्म हो गया। हमारे बड़े 2 मंजिल घर था। मम्मी के ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दिया और नीचे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। हमारा खर्चा आसानी से पूरा हो जाता है, लेकिन मेरी मम्मी एक बात को लेकर हमेशा परेशान रहती कि मेरा घर नहीं बसेगा, कोई मुझे शादी नहीं करेगा, क्योंकि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा ऐप था। ये बचपन से ही लोग मुझे कहते थे कि मैं बदसूरत हूँ। जब मैं स्कूल जाती थी तो कोई मुझे दोस्ती भी नहीं करता था। जब मैं जवान हुई तो बाकी के ख़ानदान वालों ने हमसे किनारा कर लिया। पहले जो चाचा, मामू, खाला मुझे बेपनाह मोहब्बत करते थे, उन्होंने इस डर से घर आना, हमें बुलाना और कोई भी राब्ता रखना ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनके घर में जवान लड़के थे। कई मम्मी उनसे मेरा रिश्ता ना मांग ले और उनके बेटों पर नज़र न रखे। मेरे इतने बड़े ऐप पर मेरी मम्मी बहुत परेशान थी, क्योंकि उनके बाद मेरा क्या होगा। अब सारी ज़िंदगी तो घर बैठा कर नहीं रख सकती थी। इसी फिक्र में वह डिप्रेशन की मरीज हो गई। हर वक्त मेरे रिश्ते और नसीब की दुआ मांगती रहती। मैं भी बहुत परेशान थी। अब मुझे भी ये लगता था जैसे मेरी शादी नहीं होगी। घर पर कोई आता तो मम्मी से अफसोस करता जैसे मैं कोई बुरी चीज़ हूँ। वक्त यूँ ही गुजरता रहा। मैं जब 18 साल की भी नहीं हुई थी, तभी से मेरी मम्मी ने रिश्ते देखना शुरू कर दिया। रिश्ते तो बहुत आते पर रिजेक्ट करके चले जाते हैं। ऐसे सालों गुजर गए। जब मैं 25 साल की हुई तो मेरे लिए रिश्ता आया, लेकिन रिश्ते वालों ने मुझे देखते ही मम्मी को इतनी बातें सुनाई कि दुख से मम्मी का दिल का दौरा पड़ गया। और फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरे रिश्ते आना भी बंद हो गए। घर में हालत भी तंग हो गई। मम्मी की दवाई और इलाज भी था। तो मैंने एक अस्पताल में नर्स की नौकरी शुरू कर दी। मेरी उम्र 34 साल की हो चुकी थी और अब तो दिमाग से शादी का ख्याल भी निकल चुका था। जब एक दिन मैं घर गई तो मम्मी बहुत खुश थी। उनकी खुशी देखने वाली थी। मेरे घर आते ही उन्होंने मेरे मुंह में मिठाई डाल दी। मैंने हैरत से मम्मी को देखा और इस खुशी की वजह पूछी तो उन्होंने जो बताया वो सुनते ही कई लम्हे अपने कानों पर यकीन न आया। वो बोली कि मेरी से रिश्ता पक्का हो गया और इस महीने के आखिरी में मेरी शादी है। मैंने मम्मी को बेयकीनी से देखा तो वह बोली कि 3 महीने पहले उन्होंने मेरी तस्वीर किसी रिश्ते वाले को दी थी, तो आज खैर से वह एक रिश्ता लेकर आई थी। साथ में लड़के की माँ भी आई थी और दोनों तरफ से रिश्ता पक्का हो चुका था। मैंने मम्मी से पूछा कि आपने उन्हें मेरे इस बड़े ऐप के बारे में बता दिया? तो मम्मी बोली हाँ, सब बता दिया। उन्हें कोई एतराज़ नहीं। मम्मी की बातें सुनते ही खामोशी से कमरे में चली गई। जाने कौन था जिसने मेरी हकीकत जानने के बावजूद मुझे पसंद किया था। मैं यही सोच सब रही थी कि उस आदमी में कोई ऐब होगा, वरना भला वो मुझसे क्यों शादी करता, जबकि मेरे अंदर इतना बड़ा ऐब था। मम्मी ने मुझे उस लड़की की तस्वीर लाकर दिखाई और बोली यही वो लड़का है। जबकि उसकी तस्वीर को देखते ही मैं दंग रह गई, क्योंकि वो आदमी बहुत हैंडसम था। मम्मी ने बताया कि इसकी उम्र 35 साल है, बस ख़ानदानी मसले की वजह से इसकी शादी नहीं हो सकी। मुझे अचानक सब अच्छा लगना लगा, जैसे मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी और मेरी ज़िंदगी भी मुकम्मल हो जाएगी। मैं बहुत खुश थी और इसी खुशी के मौके पर सारे रिश्तेदार भी पहुंच गए थे, क्योंकि सबने ही मेरी शादी की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन मेरी फूफी को इस बात पर ऐतराज़ हुआ कि शादी का सारा सामान मेरी सास अकेले ही ला रही थी। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दूसरा आया था। यहाँ तक कि मेरी ननद भी नहीं आई थी। लेकिन मम्मी ने नज़रअंदाज कर दिया और मेरा निकाह उसी से हो गया। मैं इस उम्र में दुल्हन बनी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। हर कोई देख कर तारीफ़ कर रहा था। लड़के वालों की तरफ से भी मेहमान आए थे और फिर छोटे से फंक्शन के बाद मेरी सादगी से विदाई हो गई और मैं ससुराल आ गई। ससुराल में आकर मैंने जो ख्वाब सजाए थे वो पल भर में टूट गए थे, जब मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठाया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया और फिर मेरे हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा देकर बोली, रोज़ इसमें एक टुकड़ा तोड़कर मेरे बेटे को पानी में मिलाकर जोड़ देना। उनकी बातें सुनते ही मैं परेशान हो गई। मैंने पूछा ये क्या है? तब मेरी सास एकदम घबराई और बोली, इसे छुपा लो, बस इतना समझ लो, बहुत काम की चीज़ है और इसके बारे में किसी को मत बताना। मैं खामोश हो गई। फिर वो कुछ देर बैठकर चली गई। इसके बाद मेरी ननद आई और उसने मुझसे बहुत अजीब-ओ-गरीब बातें की और फिर वो भी चली गई। लेकिन मेरे शौहर ने जो बदतमीजी मेरे साथ, उसके बाद तो मैं बहुत रोई। मैं अगले दिन सुबह अपनी मम्मी के पास आ गई थी और रात जो हुआ वो किसी को बताने लायक नहीं था कि मेरे शौहर ने मेरे साथ कितना जुल्म किया। मैं बहुत दर्दनाक तकलीफ से गुजर रही थी। मैं अपनी मम्मी के घर आई तो मेरी मम्मी चेहरा देखकर परेशान हो गई और बोली, तुम खुश नहीं हो क्या? क्या तुम्हारे ससुराल वालों ने और तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे साथ बुरा रवैया रखा है? मम्मी के सवाल पर मेरी आंखें भर आई, लेकिन मैं चाहकर भी उन्हें नहीं बता सकी कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक तो नहीं दी थी, लाइक कुछ ऐसा कि जिससे मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा हो। लेकिन मेरे शौहर ने ये बात किसी को भी नहीं बताने से मना किया। उसने मुझसे कहा कि अगर मेरे मन ने कैसे बताई तो मुझे
उसी टाइम तलाक दे देगा। मैंने मम्मी से कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं और मेरी सास और ननद भी बहुत अच्छी है। मेरे कहने पर मम्मी खामोश हो गई, लेकिन मुतमईन न हुई। मुझसे थोड़ी थोड़ी देर बाद सवाल करती रही। शाम में मेरा शौहर मुझसे लेने आया और उसके साथ वापस चली गई। अली में दावत की घर पर ही रखी थी। सब कुछ ठीक से हो गया था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि मेरी ज़िंदगी में क्या गुजर रहा है। मैं वापस नौकरी पर जाने लगी थी, क्योंकि मेरे शौहर का कहना था कि घर का खर्च वो अकेले नहीं उठा सकते। जब मम्मी ने मुझसे पूछा कि नौकरी क्यों कर रही हो, तो मैंने कह दिया कि मेरा घर में दिल नहीं लगता, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझसे किसी को भी बताने से मना किया था। ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही थी। जब एक रात मेरे शौहर पर आया तो मेरी सास मेरे कमरे में आई। अक्सर वो खामोश और अपने कमरे में ही रहती थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। जब मुझसे कड़वे लहजे में बोली, तुमने जो मैंने कागज़ दिया था वो पानी में मिला कर दी थी, तो अपने शौहर को सास के सवाल पर मैं गड़बड़ा गई, और क्योंकि वो कागज़ तो मैं फेंक चुकी थी। मैंने अपनी सास से झूठ कहा कि पाबंदी से पिलाती हूँ। तब मेरी सास मुझसे गुस्से से बोली, तुम झूठ बोल रही हो, तुम उसे नहीं पिलाती है, अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो गुस्से से कहती कमरे से निकल गई, जबकि मैं अपनी सास की बात पर परेशान हो गई। इतनी मुश्किल हो तो रही थी, अब क्या बाकी था। मैं परेशान से सोचने लगी। अब मुझे शक हो रहा था कि वाकई में कुछ न बुरा ना हो जाए, लेकिन ये बात मेरी हैरान करने वाली थी कि मेरी सास को पहले दिन ही मुझसे क्या हमदर्दी हो गई। मैंने अपनी सास की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन मैं काम से जल्दी वापस आई। जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा, देखा कि मेरे नंबर के साथ वो आंटी बैठी थी जिन्हें मेरा रिश्ता करवाया था। मैं नज़रअंदाज करके बाहर से जाने लगी, लेकिन अंदर की आवाज़ें सुनकर मैंने अपनी सांस रोक ली और मैंने मुंह पर हाथ रखा और कमरे में भाग गई। अंदर से दरवाज़ा लॉक किया और रोने लगी। मुझे भी अभी तक किसी तरह यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैंने सुना वो सच है। मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला गया। मैंने फैसला कि मैं अपने शौहर से इस बारे में दो टूक बात करूँगी, लेकिन अगले दिन जो हुआ वो मेरे पैरों तले ज़मीन खींच गया, क्योंकि सुबह मेरा शौहर जब घर लौटा था, मैं मम्मी के घर लौट आई थी। घर में आकर बहुत रोई। मेरी मम्मी मेरे रोने से घबरा गई और मुझसे मेरे रोने की वजह पूछने लगी। मैंने उन्हें रोते हुए सब कुछ बता दिया। अब शुरू से अपनी कहानी बताती हूँ। दरअसल मैं जब पैदा हुई थी तो मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब मैं 5 साल की थी तब गरम गरम तेल मेरे चेहरे पर गिर गया था, जिसकी वजह से मेरा आधा चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मातम किया, बहुत रोई और सबने मम्मी को तसल्ली दी कि चेहरा ठीक हो जाएगा। और मेरे पापा ने मेरी बहुत इलाज करवाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वक्त गुजरने के बाद साथ मेरा चेहरा बेहतर हो गया, लेकिन मेरे चेहरे को के दाईं तरफ बड़ी सी जले का निशान था। बहुत बुरा लगता था। इसलिए पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान से होने के बावजूद भी मेरा रिश्ता लाने वाले लोग मेरी सूरत देखते ही रिश्ते से इनकार कर देते थे। इसलिए मेरी उम्र बहुत बड़ी हो गई थी जब एक आंटी ने मेरा रिश्ता करवाया, और इस रिश्ते की हकीकत मुझ पर तब खुली जब इस रिश्ते वाली और अपनी ननद की बातें सुनी। इस रिश्ते वाली ने मेरा रिश्ते लड़के वालों को ये लालच देकर लगवाया था कि मेरा कोई भाई नहीं है, अपना कमाती हूँ। चेहरे पर एक बहुत बड़ा दाग है और लड़की की माँ भी बीमार रहती है, और माँ के बाद वो घर उसका होगा, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत गरीब थे और घर पर भी अपना न था, इसलिए लालच में आ गए। इस रिश्ते वाले ने भी ये भी कहा था कि काम कमा कर अपना खुद खा लेगी, बल्कि तुम लोगों को भी खेत देगी, बोझ नहीं बनेगी। उसके अंदर से जो बढ़ाया हुआ है उसकी वजह से हमेशा दब कर रहेगी, तलाक डर लगा रहेगा। इस लालच में इन लोगों ने मुझसे शादी की, और फिर मेरी सास ने मुझको कागज़ दिया। मुझे अब भी नहीं मालूम था कि वो कागज़ किस चीज़ का है, और पहले ही दिन ही मेरी ननद और शौहर ने मेरे सामने मुझे बदसूरत कहना शुरू कर दिया, ताकि मैं आगे से एक शब्द न बोलूँ। उस रात मेरे शौहर ने जो मेरे साथ किया था वो शायद दुनिया का कोई भी मर्द अपनी बीवी के साथ न करता होगा। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मेकअप उतारो, और अगर मेरा चेहरा अच्छा ना हुआ तो वो मुझे तलाक दे देगा। ये सुनते ही मैं डर गई, क्योंकि मेरे चेहरे पर तो दग था। मैं रात चादर ओढ़ कर सो गई। जब मेरे शौहर ने मेरे चेहरे से चादर खींची और मुझे दिखते ही अगले पल चिल्लाया और बोला, इतना बड़ा धोखा, तुम तो इतनी बदसूरत हो, मैं 1 मिनट तुम्हारे साथ नहीं रहूँ। उसके कहने पर मैं बहुत रोने लगी। जब मेरे शौहर ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, तो मैंने रोते हुए शौहर के सामने हाथ जोड़ दिए, और ऐसा ना करने के मैं कहाँ जाऊँगी। मेरी बात मेरे शौहर मान ही नहीं रहा था। मैंने उसे समझाया कि वो अगर ऐसा करेगा तो मेरी मम्मी का क्या होगा। इसके बाद वो कुछ खामोश रहा। फिर मेरे सामने ये शर्त रखी कि मैं दूसरी शादी करूँगा, और तुम अपनी खुशी से मेरी दूसरी बीवी को कबूल करोगी और नौकरी करके अपना खर्च खुद उठाओगी। मेरे शौहर के कहने पर मैं मान ये जहर का घूंट मैंने पी लिया, लेकिन कल मुझ पर से ये पर्दा उठा कि मेरे शौहर मेरे इस ऐप से वाकिफ थे। इसके बावजूद उसने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की। ये सदमा बहुत बड़ा था। इस गम में मैं थी।
अपने शौहर से दो टूक बात करने का फैसला कर लिया था जब वो अगली सुबह अपने ही साथ एक लड़की को ले आया जिससे वो शादी कर चुका था। ये खबर बिजली की तरह मुझ पर गिरी थी। वादे के मुताबिक मैं से ये सब कुछ बर्दाश्त कर भी लेती अगर मेरा शौहर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा ना करता। मैंने ये सब अपनी मम्मी को बताया तब वो मेरी किस्मत पर मातम करने लगी और फिर उन्होंने उससे बहुत हिम्मत से समझाया कि मैं अपने घर वापस लौट जाऊँ। उनकी बात सुनकर मैं बहुत हैरत में थी, लेकिन मम्मी बोली तुम्हें सब्र का फल अल्लाह देगा, लेकिन अब तुम्हारी तलाक का गम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं मम्मी के कहने पर वापस ससुराल लौट आई। मेरी सौतन और नंद ने मुझे ऐसे देखा जैसे देखते ही निकल जाएगी। मैं सब नज़रअंदाज करके अपने कमरे में चली गई। मेरे शौहर और उसकी बीवी खुश थे, लेकिन घर में अचानक मेरी ननद और मेरी सौतन की लड़ाई होने लगी थी। मेरी ननद जिसको अपने चलाने में अपने सिक्का ऊपर रखने की आदत थी, वह पछता रही थी क्योंकि मेरी सौतन उसे शादी न होने पर भाई के दर पर पड़े रहने के ताने देने लगी थी और मेरा शौहर भी उसे कुछ न कहता था। मेरी ननद को जल्द एहसास हुआ कि उसने मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म किया है, इसलिए रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। दिन रफ्तार पकड़कर गुजरने लगे और शादी को 6 महीने गुजर गए जब अचानक अस्पताल में एक मरीज आया जिसका एक्सीडेंट हुआ था। उसकी टांगें काटनी पड़ी थी। ये देखकर मुझे धक्का लगा। वो तो मेरा शौहर था। ऑपरेशन के बाद मेरा शौहर अपाहिज हो गया। मेरी सास और ननद बड़ी दुखी थी, जबकि मेरी सौतन भी रो रही थी। मुझे तो किसी ने दुखी होने का भी हक नहीं दिया था। इस बात को हफ्ता ही गुजरा था जब मेरी सौतन ने मायके जाकर मेरे शौहर को तलाक का नोटिस भेज दिया कि वो अब उसकी जिम्मेदारी और खर्च उठाने के काबिल नहीं रहा है। वो वक्त मेरे शौहर पर बहुत मुश्किल से था जब एक दिन मेरे शौहर ने मुझे बुलाया और मेरे सामने हाथ जोड़कर दिए। वह मुझसे रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। मैंने उनसे माफ़ कर दिया। वो बहुत शर्मिंदा था। उसने कहा कि उसे पता चल चुका है कि सूरत से कुछ नहीं होता बल्कि सीरत से ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। मैंने अपनी सास से पूछा वो कागज़ किस चीज़ का था, कहीं इसकी वजह से तो मेरा शौहर को ये हाल तो नहीं हुआ। मेरे साथ बात मार मेरी सास धीरे से मुस्कुराई और बोली कि वो तावीज़ था जिससे तुम्हारे शौहर की तुम्हारी खूबियाँ दिखती। मेरी सास अपनी बेटी और बेटे की करतूतों से वाकिफ़ थी। वो हमेशा मेरा भला चाहती थी, मगर ये समझी ही ना सकी। खैर अब सब ठीक था। मेरे शौहर और मेरी नंद को अपनी गलतियों का पछतावा हो चुका था। बहनों और भाइयों, तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए और अच्छी से अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।